हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और साथ साथ इसकी व्याख्या की भी बात करेंगे ताकि इन जो भी हमारे पॉइंट आते हैं उनसे रिलेटेड और भी जो कुछ फैक्ट्स बन सकते हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है। सो यदि हम बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया था कि सरकार ने सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा था, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार करना है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए को अनिवार्य किया जाएगा। और तीसरे स्टेटमेंट में बात की गई है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मानव संसाधन परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें से हमको बताना क्या है कि निम्नलिखित जो भी कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा या से कथन सत्य है। सो हमारा पहला ऑप्शन था केवल एक, दूसरा था 2 और 3, तीसरा था 1 और 3 और चौथा था हमारा 1, 2 और 3। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं रखा गया है कि मतलब इनको योग ही सिखाया जाएगा। ठीक है। तो योग के लिए अनिवार्यता नहीं है और बस इनके क्या है कि कार्य क्षमता को सुधारने के लिए किया जा रहा है और ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मानव संसाधन परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है। तो पहला और तीसरा राइट है, देन सेकंड जो है हमारा वो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है। व्याख्या की यदि हम बात करें इसमें तो बताया भी जा रहा है कि सरकार ने क्या किया कि सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। यह निर्णय 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और मिशन कर्मयोगी का मेन टारगेट जो है वो क्या है कि सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार करना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम यानी कि उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो यहाँ पे पहला है हमारा अयोध्या एयरपोर्ट, दूसरा है हमारा जेवर एयरपोर्ट, तीसरा है झांसी एयरपोर्ट और चौथा है बरेली एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या एयरपोर्ट। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा होने की योजना है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी टीम ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। यहाँ पे हमारा पहला है इंग्लैंड, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है पाकिस्तान। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और बात करें व्याख्या की तो बताया भी जा रहा है कि ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है। 275 अंकों को साथ उसने पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। इंग्लैंड के पास 271 अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पर 266 अंकों के साथ भारतीय टीम है। ठीक है। यानी कि सबसे पहले पायदान पर कौन है T20 में, तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे में इंग्लैंड है और तीसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है। 266 अंकों के साथ, तो ये भी याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि तीसरे पायदान पर कौन है, तो वो है इंडिया। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है। तो इसमें पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 में लाया गया है को क्या किया गया कि तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया।
टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, विद्यालयों के कुलपति और स्कूल यानी कि विश्वविद्यालयों के जो हैं कुलपति हैं, विभागों जो भी अदर विभाग हैं उनके सचिव हैं। और बात हम करें तो स्कूल और कॉलेजों के शिक्षकों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है। तो यहाँ पे पहला हमारा है सुनील छेत्री और दूसरा है हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तीसरे में है लियोनेल मेसी और हमारा चौथा है लोथार माथेउस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाले रोनाल्डो महज दूसरे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले ईरान के अली देई ऐसा कर चुके हैं। रोनाल्डो ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल 2004 में किया था। यूरो कप के दौरान उन्होंने ग्रीस के खिलाफ वो गोल दागा था। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड यदि फिलहाल किसी के नाम है तो वो किसके नाम है, अली के नाम दर्ज किया गया है और 109 इंटरनेशनल गोल दाग चुके हैं। रोनाल्डो के खाते में फिलहाल 101 इंटरनेशनल गोल हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसमें पहला है जयप्रकाश रेड्डी, दूसरा है महेश बाबू, तीसरा है शिवाजी राजा और चौथा हमारा है रवि तेजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश रेड्डी। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन जयप्रकाश रेड्डी का 74 ईयर में क्या हो गया है कि उनकी मृत्यु हो गई है और उन्होंने क्या किया है कि अपने करियर में कई सफल फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाई है। रेड्डी ने मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, हालांकि कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी उन्होंने कुछ फिल्में की हैं। और उसके बाद जयप्रकाश रेड्डी को प्यार से जेपी बुलाया जाता था। उन्होंने कॉमिक और चरित्र भूमिकाओं के अलावा कुछ फिल्मों में विलेन के किरदार भी निभाए हैं। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। पहला है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथा है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस होगा। बात करें व्याख्या की तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन यानी कि स्पुतनिक वी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। रूस ने पिछले महीने इस टीके को मंजूरी दी थी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। स्पुतनिक वी को रूस की गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि बात करें तो RDIF ने विकसित किया है। तो ये वैक्सीन का नाम क्या है, स्पुतनिक वी है। ठीक है, और ये कहाँ बनाई गई है, जो कि सबसे पहले जिसने सफलता प्राप्त की है वो ऐसा देश रूस है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा या कि संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। पहला है 50 मीटर, दूसरा है 150 मीटर, तीसरा है 100 मीटर और चौथा है 120 मीटर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 50 मीटर। उसके बाद व्याख्या की बात करें इसमें बताया जा रहा है कि FSSAI ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। खाद्य नियामक ने एक बयान में कहा कि हितधारकों से चर्चा करने के बाद खाद्य सुरक्षा यानी कि खाद्य संरक्षा और मानक यानी बात हम करें तो स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना और स्वास्थ्यवर्धक भोजन नियम 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसी के साथ FSSAI ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। अधिसूचना के मुताबिक यदि हम बात करें तो जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा,
ट्रांस, वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी, उन्हें स्कूली परिसरों से यानी स्कूली परिसरों के 50 मीटर के दायरे या कि उससे दूर रखा जाएगा। स्कूल की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा है। तो इसमें पहला है नेपाल एवं चीन, दूसरा है इजराइल एवं अमेरिका, तीसरा है चीन एवं रूस और चौथा हमारा है रूस एवं पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इजराइल एवं अमेरिका। उसके बाद आता है व्याख्या की, यदि हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों तथा अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों के संपर्क पर सहमति बनी थी। विकास वाले और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में त्रिपक्षीय पहल इसी का हिस्सा है। दूर संचार के क्षेत्र में 5G सेवा अगली पीढ़ी की एक सेलुलर तकनीकी है जिसके माध्यम से तेज और अधिक विश्वसनीय संचार संभव है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है। तो सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन ही तैयार हो जाता है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हाल फिलहाल में कौन है, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी। उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करें पहले ऑप्शन की, इसमें है 15, दूसरा है 20, तीसरा है 9 और चौथा है 12। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9। उसके बाद आता है व्याख्या की, तो व्याख्या की बात करें यहाँ तो बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार ने क्या किया कि तमाम छोटे बड़े उद्योग जैसे कि खेतीबाड़ी हो गया और नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए की गई योजनाएं, जो भी योजनाएं वहां से बनाई गई हैं उन पे जोर दिया जा रहा है और सरकार देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित उद्योग धंधों की गति देने पर, मतलब कि इनको गति देने पर फोकस कर रही है। इस कड़ी में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर शुरू किए हैं। बांस के क्लस्टर की स्थापना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन और इसमें पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी। इसमें पहला हमारा है 50 करोड़ रुपए, दूसरा है 100 करोड़ रुपए, तीसरा है 150 करोड़ रुपए और चौथा है 200 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 50 करोड़ रुपए। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो बताया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि को संशोधित कर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई है, जहां किसान उत्पादक संगठनों, स्वास्थ्य ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को भी संशोधित किया गया है। नए दिशा निर्देशों ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होंगे और छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को उधार देने में वृद्धि करेंगे। साथ ही यदि हम बात करें तो यह नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए ऋण को बढ़ावा देगा। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आज का अभ्यास प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है। यहाँ पे पहला है 30 अगस्त, दूसरा है 31 अगस्त और तीसरा है 1 सितंबर और चौथा है 2 सितंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।